लेक्चर को। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉपिक्स पे। तो टॉपिक्स पे वो है, पहले तो रिकॉल करेंगे सारे कॉन्सेप्ट्स का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का रिकॉल करेंगे, कुछ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के एग्जांपल्स करेंगे एंड देन इलेक्ट्रिक जनरेटर की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक जनरेटर में अगर डिटेल में हम लोग कुछ पढ़ेंगे तो सिर्फ एक जनरेटर होगा, दैट विल बी डीसी जनरेटर। सिर्फ और सिर्फ हम डीसी जनरेटर की बात आज करेंगे, ठीक है। आज हम एसी की बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ डीसी जनरेटर की बात करने वाले। खैर शुरू करते हैं जल्दी से। हम लोगों ने कहानियां पढ़ी थी कुछ, उसको जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की शुरुआत हेनरी एंड फैराडे ने अपने एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। इट वाज जस्ट बिहाइंड एक थॉट था इसके पीछे का, कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकते हैं तो क्या इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं होगा। इसी पे हमने एक्सपेरिमेंट शुरू किए, हेनरी एंड फैराडे ने एक्सपेरिमेंट शुरू किए। पहला एक्सपेरिमेंट तो ये किया कि सिंपल दोनों को साइड बाय साइड रख दिया, पर हमने देखा कि नहीं, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड से किसी कॉइल में करंट प्रोड्यूस नहीं होता है, तो नो डिफ्लेक्शन। क्लियर। आगे बढ़े तो हमने देखा कि हमने मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव किया, तो हमने देखा कि इसके वजह से गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो किया। इसका मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हुआ। क्लियर। तो इस केस में हमने अज्यूम किया कि अच्छा, तो मैग्नेट के मोशन की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रहा है। एक थॉट आ गया, मैग्नेट जब कॉइल के तरफ मूव करेगा तो तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा। क्लियर। अब आगे अगला एग्जांपल हमने देखा, नेक्स्ट पार्ट हमने इस केस में देखा कि मैग्नेट को कॉइल से अभी लेके जा रहा है, फिर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हुआ। देन वी रियलाइज्ड कि अच्छा, यानी कॉइल के रिस्पेक्ट में अगर मैग्नेट मूव कर रहा होगा, यानी कॉइल के सामने अगर मैग्नेट मूव करेगा वेदर टुवर्ड्स और अवे, दोनों केस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा, यानी मूवमेंट ऑफ मैग्नेट की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रहा है। खैर अगला पॉइंट, अगले केस में हमने क्या किया कि हमने कॉइल को रेस्ट पे रख दिया और मैग्नेट को रेस्ट पे रख दिया और कॉइल को मूव करना। अब हमने ऑब्जर्व किया कि अच्छा, तो अगर मैग्नेट रेस्ट में है और कॉइल भी मूव कर रहा है तो भी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। इसका क्लियर मतलब क्या है? इसका क्लियर मतलब है कि देयर नो नीड ऑफ मोशन ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट और कॉइल के बीच एक रिलेटिव मोशन अगर रहेगा, अगर दोनों के बीच अगर, या सिंपल कह सकते हैं कि यार आइदर मैग्नेट और कॉइल दोनों में से कोई भी एक मूव करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो जाएगा। तो अभी तक इस फोर्थ एक्सपेरिमेंट तक हमारे दिमाग में हर जगह मोशन था। अच्छा, मोशन की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रहा है, तो कॉइल मूव कर ले या तो मैग्नेट मूव कर जाए। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट ने बहुत कुछ चेंज कर दिया। इसमें हमने देखा कि कॉइल और मैग्नेट दोनों एक ही वेलोसिटी से मूव कर रहे थे। इस केस में जब हमने चेक किया क्या होगा, तो हमने देखा गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। यानी एक बात तो क्लियर हो गई कि सिर्फ मोशन ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए। तो क्या रिस्पॉन्सिबल है? तो दोनों के बीच का अगर रिलेटिव वेलोसिटी, या कह सकते हो कि दोनों के बीच का सेपरेशन अगर चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रहा है। इस केस में सेम वेलोसिटी चलेगा तो दोनों के बीच का सेपरेशन चेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्या था कि कॉइल में करंट इंड्यूस होता है ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड द मैग्नेट। सिर्फ मोशन नहीं, रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड द मैग्नेट। क्लियर है क्या? नो डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर ऑब्जर्व्ड इस केस में। क्या सबको क्लियर है क्या फैराडे का एक्सपेरिमेंट? तो फैराडे ने एक बात तो क्लियर कर दी कि अगर कॉइल और मैग्नेट के बीच एक रिलेटिव मोशन होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा, ठीक है। बट स्टिल उसके पीछे का थॉट क्या है ये समझते हैं, ठीक है। कंक्लूजन रिलेटिव सेपरेशन, देखो कंक्लूजन क्या था कि करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल व्हेन रिलेटिव सेपरेशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट चेंजेस। क्या सर एक्सपेरिमेंट 5 एक बार और रिपीट कर दीजिए ना। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है? आई थिंक आयुषी, आपकी आवाज क्लियर नहीं, कैन यू टेल मी अगेन? और पूजा, एक्सपेरिमेंट 5। अच्छा, एक्सपेरिमेंट 5 में हमने देखा पूजा कि दोनों कॉइल और मैग्नेट दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। हमने देखा गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, हमने देखा गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है। तो हमने एक बात तो कंक्लूड कर दी, सिर्फ मोशन ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। जब तक 5-4 एक्सपेरिमेंट हम लोग बोल रहे हैं आइदर कॉइल और मैग्नेट अगर मूव करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो जाएगा, बट नो, इट इज नॉट द केस। तो क्या रिस्पॉन्सिबल है? तो दोनों के बीच अगर रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, अगर दोनों के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी अगर है, दोनों के बीच में अगर एक रिलेटिव वेलोसिटी है, या
दोनों के बीच का सेपरेशन अगर चेंज हो रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, उस केस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा। इसीलिए कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल व्हेन रिलेटिव सेपरेशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट चेंजेस। ठीक है, एक क्वेश्चन आया मेधावी का, सर इफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेम वेलोसिटी द डिस्टेंस बिटवीन देम विल रिमेन सेम सो दैट वी कैन से दे आर इन रेस्ट। नहीं मेधावी, दे आर रिलेटिवली इन रेस्ट कह सकते हैं, ये मोशन का पार्ट है लेकिन दो को रेस्ट नहीं कह सकते, दे आर इन रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। कॉइल और मैग्नेट अगर सेम वेलोसिटी चल रहे हैं तो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में। क्लियर है मेधावी? खैर, तो हमने देख लिया कि अगर दोनों के बीच का सेपरेशन चेंज होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा, पर क्यों? अभी भी इसका सही रीजन नहीं आया है, वो रीजन यहां से। दोनों केस को देखो, पहले केस में डिस्टेंस ज्यादा था, ठीक है, दूसरे केस में डिस्टेंस कम था। क्या फर्क पड़ा है दोनों केस में? जब डिस्टेंस ज्यादा था, जब मैग्नेट दूर था, तब कितने फील्ड लाइंस पास कर रहे थे? तब कितने फील्ड लाइंस पास कर रहे थे? गौर से देखिए, 1 2 3 4। क्लियर है? हमने क्या किया, मैग्नेट को अगर हम क्लोज लेके टुवर्ड्स मूव किए तो कितने बचे हो गए? एक तो है ही पहले वाला, 2 3 4, अब एक और आ गया है, वो कितना है? 5, और दूसरा क्या आ गया है? 6। यानी क्या हम कह सकते हैं कि अगर कॉइल और मैग्नेट के बीच का सेपरेशन चेंज हो रहा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर चेंज हो रहा है, इसका मतलब कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो उस कॉइल से पास कर रहे हैं वो भी चेंज कर रहे हैं। क्या सब लोग एग्री करते हो क्या? यस सर। अगर कॉइल के थ्रू नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज कर रहे हैं तो कॉइल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रहा है, और यही आता है डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। When number of magnetic field lines through a coil changes, then current is induced in the coil. This phenomenon is called electromagnetic induction. कोई मोशन नहीं, कुछ भी नहीं, अगर किसी भी कॉइल के थ्रू अगर फील्ड चेंज होता है, किसी भी कॉइल के थ्रू अगर फील्ड लाइंस चेंज होता है या फील्ड चेंज होता है, देन उसमें करंट इंट्रोड्यूस होगा, इंड्यूस होगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दोनों केस में देख लीजिए, यस सर। और ऊपर का स्टेटमेंट पढ़िए, ड्यू टू चेंज इन रिलेटिव सेपरेशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट। क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ड्यू टू चेंज इन रिलेटिव सेपरेशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू कॉइल चेंजेस। नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो कॉइल के थ्रू पास कर रहे हैं वो चेंज हो जाते हैं। दिस लीड्स टू जनरेशन ऑफ करंट। यही रीजन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। बढ़िया, ये अपना लास्ट डे का टॉपिक था। क्यों ना आगे बढ़ते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डेफिनेशन पढ़ लिया हमने। तो वही जो मैं बता रहा था, अगर फील्ड लाइंस चेंज होगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को फ्लक्स भी कहते हैं। आपके सिलेबस में नहीं है पर मैंने बताया था, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैग्नेटिक फ्लक्स भी कहते हैं। तो कभी कभी अगर आ जाए तो कंफ्यूज मत हो, ठीक है? फ्लक्स चेंज करे या नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज करे, कोई फर्क नहीं, ठीक है? वही डेफिनेशन। आगे बढ़ते, याद करिए हमने लास्ट डे रिकॉल में फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी पढ़ा था, ठीक है? ये जो लॉ है ये सिलेबस में नहीं है, पहले तो याद रखना, नॉट इन सिलेबस, नॉट इन सिलेबस, नॉट इन सिलेबस, एनसीईआरटी में भी है, सिलेबस में नहीं, ठीक है? तो फैराडेज फर्स्ट लॉ की बात करें, ठीक है? फैराडे का फर्स्ट लॉ ने कहा अगर किसी कॉइल में अगर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो गए, मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। अगर किसी कॉइल के थ्रू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चेंज करेंगे तो उस कॉइल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा, पहला चीज। सेकेंड लॉ कहता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रहा है वो उतना ही ज्यादा होगा जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, जितनी तेजी से नंबर ऑफ फील्ड लाइन चेंज करेंगे उतना ही ज्यादा आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन उसमें होगा। क्लियर? यही फैराडे के दो लॉ थे, पहले ने बताया कि कैसे होगा, दूसरे ने बताया कितना होगा। इज इट क्लियर क्या? यस सर। यस सर। यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब हम बात करने वाले हैं करंट इंड्यूस्ड इन अ स्ट्रेट मूविंग वायर, इन स्ट्रेट कंडक्टर मूविंग इन अ मैग्नेटिक। अब हम बात करने वाले कि मान लीजिए एक स्ट्रेट कंडक्टर,
उसको हम लोग ना मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं। तो क्या सिंपल से मैंने स्टेटमेंट लिया है कि व्हेन अ स्ट्रेट कंडक्टर इज मूव्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड इन ए परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, अगर हमने किसी कंडक्टर को परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में अगर हमने मूव किया तो उसमें करंट इंड्यूस होता है। दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी किसी भी स्ट्रेट वायर में, ठीक है। इसका रीजन आपको 12th में जाके पढ़ना होगा क्यों। हमने एक कुछ एग्जांपल्स लिए, देखते हैं। हमने क्या लिया, एक मैग्नेटिक फील्ड लिया B, हमने क्या लिया, एक रॉड लिया, एक कंडक्टर लिया, और हम कंडक्टर को कुछ इधर की तरफ मूव कर रहे हैं। हमने कंडक्टर क्या कर रहे हैं, उस तरफ इस तरफ मूव कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा क्या, क्योंकि हमने पढ़ा था स्ट्रेट कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेंगे तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा और करंट प्रोड्यूस होगा। तो क्या इसमें होगा क्या, देखते हैं। तो इसमें एक दिक्कत क्या हो गई कि जो स्ट्रेट कंडक्टर है ये एक्चुअली में किधर रखा हुआ है, अलोंग द फील्ड रखा हुआ है। ये स्ट्रेट कंडक्टर क्या हो रहा है, अलोंग द फील्ड रखा हुआ है। तो इससे इसका मतलब क्या होगा कि एज स्ट्रेट कंडक्टर इज केप्ट अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, नो करंट इज इंड्यूस्ड, इसमें कोई भी करंट इंड्यूस नहीं हुआ। क्लियर है, इसमें कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा। कितना होगा, आई इंड्यूस्ड इक्वल्स टू व्हाट, 0। नो करंट इज इंड्यूस्ड, रीजन क्या है, नो करंट इज इंड्यूस्ड। रीजन क्या है, क्योंकि अगर आपका जो स्ट्रेट कंडक्टर है वो फील्ड के अलोंग रखा रहेगा तो उसमें कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा। पहला पॉइंट याद रखिएगा, मैं नोट देके कह रहा हूं, नोट 1। आगे देखते हैं, नोट 2। अगेन देखो, फिर से हम क्या कर रहे हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड रखा हुआ है फिर से, और हम मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रेट वायर को मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार भी कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। आई इंड्यूस विल बी व्हाट, 0। इस बार क्या रीजन है, तो इस बार आपका कंडक्टर, जो कंडक्टर का जो मोशन है वो फील्ड के अलोंग है। तीन चीज है, कंडक्टर, उसका मोशन और फील्ड, तीनों में से कोई भी दो सेम डायरेक्शन में हो जाएगा तो करंट इंड्यूस नहीं होगा। इस केस में जो मोशन है वो फील्ड के अलोंग हो गया, तो कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा। क्लियर है क्या, इसमें भी 0 होगा। थर्ड केस देखते हैं, थर्ड केस देखते हैं। मैंने बोला कंडक्टर, उसका मोशन, और तीसरा क्या है, फील्ड, ये तीनों में से कोई भी दो सेम डायरेक्शन में हो गया तो करंट इंड्यूस नहीं होगा। थर्ड केस देखिए, क्या थर्ड केस में मेरा जो कंडक्टर है और मेरा जो मोशन है, क्या दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए क्या? अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए तो क्या कह सकता हूं, बोले क्लियर है क्या? याद क्या रखना है अपने को, अपने को तीन चीजें नोट करनी है, ठीक है। तीन इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक है कंडक्टर, एक है कंडक्टर, लास्ट वाला फिर दूसरा से है बताएं। इसका, क्या फिर से बताओ, ठीक है। दूसरा है मोशन और तीसरा है फील्ड। क्लियर है, मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं कि अगर तीन पार्ट्स है, कंडक्टर का डायरेक्शन, उसका मोशन का डायरेक्शन और तीसरा फील्ड का डायरेक्शन, अगर इन तीनों में से किसी भी दो का डायरेक्शन अगर सेम हो जाएगा, दो का डायरेक्शन सेम हो जाएगा तो कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा। क्लियर है, क्लियर है क्या, अदरवाइज करंट इंड्यूस होगा। और जब तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे उस वक्त जो करंट इंड्यूस होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्या ये क्लियर है सबको, इज इट क्लियर? क्या यस सर। तीनों में से किसी दो का डायरेक्शन सेम, नो करंट इंड्यूस, और तीनों अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो मैक्सिमम करंट इज इंड्यूस। खैर फिर से देख लो, पहले केस में किसका डायरेक्शन सेम हो जा रहा है, एक तो कंडक्टर का पैरेलल टू क्या, मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है, आगे देखते हैं सेकंड केस में। सेकंड पार्ट में क्या है, मोशन पैरेलल टू तीसरा, इस केस में क्या है, इस केस में मोशन एंड कंडक्टर। क्लियर है क्या, क्या सबको समझ में आ गया? तीनों में से कोई भी दो डायरेक्शन, काम खत्म, कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। बढ़िया, आगे देखते हैं। मेरा लास्ट स्टेटमेंट समझिए,
लास्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। मैक्सिमम करंट इज इंड्यूस्ड इन अ स्ट्रेट कंडक्टर when kept perpendicular to magnetic field, moved in direction perpendicular to magnetic field as well as length of conductor। मतलब सीधी सी बात, कंडक्टर मोशन और तीसरा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, तीनों का अगर डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो जाएगा तो उस केस में जो करंट इंड्यूस होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्लियर है क्या? और उसी मैक्सिमम केस को, ये जब तीनों परपेंडिकुलर हो जाए उस केस को स्टडी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। क्लियर है क्या? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल सिर्फ एक केस की बात करता है, जब तीनों एक दूसरे के क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए। क्या सबको क्लियर है क्या? यस सर। आयुषी, मैं बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूं, जब कंडक्टर, उसका मोशन और तीसरा मैग्नेटिक फील्ड, जब तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए, ठीक है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए, देन वी कैन से कि मैक्सिमम करंट विल बी इंड्यूस्ड इन द कॉइल। उस केस में सबसे ज्यादा करंट इंड्यूस होगा। क्लियर है? और उस करंट इंड्यूस के डायरेक्शन को निकालने के लिए हम लोग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पढ़ते हैं। सबको समझ में आ गया क्या? सब नोट्स जब दूंगा तो सब कुछ उसमें होगा, टेंशन ही नहीं है, सब लिखा हुआ होगा। आगे बढ़े क्या? सब लोग बताओ। यस सर। यस सर। यस सर। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पे बात करते हैं। ये थियोरेटिकल चैप्टर है, ये समझना पड़ेगा। ये दिक्कत तो पूछो। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, गौर से देखो। क्लियर है? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, आपके 3 फिंगर्स हैं इसमें, याद रखिएगा। पहला फिंगर हमेशा फील्ड के अलॉन्ग होता है, फर्स्ट फिंगर, और थंब जो होता है ये मोशन के अलॉन्ग। फर्स्ट फिंगर फील्ड और दूसरा मोशन। क्लियर है? मोशन फोर्स। तो ये तीसरा फिंगर जो अपना है, तीसरा फिंगर जो है ये क्या बताता है, करंट, इंड्यूस्ड करंट। क्लियर है क्या? क्लियर है सबको? फील्ड, मोशन, सर क्लियर है? प्लीज एक्सप्लेन अगेन। ठीक है, बताओ। मैंने बोला सबसे पहले राइट हैंड बोल्ड, फ्लेमिंग्स राइट हैंड, ठीक है? तो राइट हैंड, क्लियर, राइट है। अब राइट में 3 फिंगर्स है, क्या तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है क्या? यस सर। है क्या? देखो तो, सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। क्लियर है? तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब हमने देखा ये परपेंडिकुलर मतलब मैक्सिमम जो करंट इंड्यूस होता है उसका केस है ये, ठीक है? अब मैं कह रहा हूं कि फर्स्ट फिंगर शोज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, दिस फिंगर शोज मोशन एंड दिस फिंगर शोज डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। क्लियर है क्या? यस सर। डन, आगे बढ़। 2 एग्जांपल्स है, जल्दी सब लोग, एवरीवन। बच्चों हुआ क्या? 2 क्वेश्चन है। कंडक्टर जो है वह आउटवर्ड मूव कर रहा है। नो सर, नहीं हुआ। नहीं हुआ? चलो नो वीडियो सर। देखो, सब लोग वीडियो देखो, ठीक है? चलो सब मेरे जो मेरा जो स्क्रीन है ना उसको सब वो जूम आउट कर सकते हो। तो अपना ये जो डायरेक्शन है ना, ये फील्ड का डायरेक्शन है। पहले फील्ड का डायरेक्शन है और ये कंडक्टर है। जल्दी देखते हैं। राइट हैंड है, ठीक है? अब राइट हैंड में सबसे पहला मैं इसको एडजस्ट करता हूँ। ये वाला क्या है, फील्ड है, कर दिया एडजस्ट। क्लियर है? फील्ड एडजस्ट कर दिया, सब लोग देखो, ठीक है? अगला क्या है, बॉडी मूव किधर कर रहा है, किधर मूव कर रहा है बॉडी, आउटवर्ड। आउटवर्ड का मतलब बाहर की तरफ। क्लियर है? यानी ऐसा, गौर से देखो, ऐसा। तो ये फिंगर क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या शो कर रहा है, बाहर की तरफ शो कर रहा है क्या?
सब लोग, मैं फिर से पूछ रहा हूँ, समझ में आया क्या? नो सर। नहीं हुआ? देखो चलो फिर से थोड़ा हाथ टेढ़ा करना, हाथ टूट ना जाए, बस पता चला कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड करते करते हाथ ही टूट जाए। फर्स्ट फिंगर शुड बी केप्ट अलोंग द फील्ड, ठीक है? फर्स्ट फिंगर केप्ट अलोंग द फील्ड, ठीक है? फील्ड की तरफ रख दिया, चलो इधर देखो, फील्ड की तरफ रख दिया, ठीक है? दूसरा क्या कर रहे हैं? थंब क्या शो करता है? मोशन की तरफ। तो मोशन की तरफ का मतलब क्या है? आउटवर्ड। मोशन की तरफ क्या? आउटवर्ड, आपके स्क्रीन के बाहर की तरफ आना चाहिए। तो ये थंब क्या शो करेगा? ये फिंगर क्या शो करेगा? अपवर्ड शो कर रहा है क्या? क्या सबको समझ में आएगा? इनवर्ड नहीं है, यस की सर। तरफ। यस सर। क्लियर है क्या? तो क्या इसमें हम करंट इंड्यूस कह सकते हैं क्या? क्या फर्स्ट पार्ट क्लियर है सबको? यस यस सर। ये एग्जांपल सोच समझ के दिया है, काम आने वाला है जी। दूसरा देखते हैं, चलो दूसरा वाला बताओ जल्दी। इसमें कैसे करोगे? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाओगे? अंशु सेइंग इन वर्ड, राघवेंद्र बिल्कुल सही, राविद 100% करेक्ट है। आयुषी इनवर्ड, आयुषी और अंशु दोनों गलत, श्रेय गलत, पूजा गलत, कोई तो सही बताओ। श्रुति गलत। अब आप बोलोगे सब गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सब 2 मिनट पहले की बात भूल गए। मोशन, कंडक्टर या फील्ड, तीनों में से कोई भी दो सेम डायरेक्शन में होगा तो करंट इंड्यूस नहीं होगा। क्या ये बताया था क्या? हाँ अब सही है श्रुति। चलो क्लियर है सबको? लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अगला 2 क्वेश्चन करो। चलो ये बताओ, बिल्कुल सही है। सेकंड वाला तो जीरो रखो, दिमाग ही नहीं लगाऊंगा मैं, क्यों आप बार बार एक ही तरह क्वेश्चन करेंगे? इसका बताओ ना जल्दी से, अगेन फिर वही दिमाग लगाओ। चलो इस बार तो ऐसे होगा ना, गौर से देखिए। ऐसा हो रहा है क्या सब लोग? दूसरा जीरो है, टेंशन नहीं लो, पहला का बताओ। फील्ड ऐसे, ये क्या है? इनवर्ड मोशन, तो थंब क्या शो कर रहा है? डाउनवर्ड। क्लियर है क्या? नहीं आया ऋषि? चलिए देखते हैं फिर से फील्ड देखो, फील्ड इधर है, ठीक है? तो ये स्क्रीन है, स्क्रीन के अंदर की तरफ है, इनवर्ट मतलब अंदर की तरफ। तो ये फिंगर क्या शो कर रहा है? डाउनवर्ड शो कर रहा है क्या? क्लियर है? यस चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है सबको? यस सर।
इसमें बताइए। नहीं श्रुति, राइटवर्ड एंड डाउनवर्ड, अपवर्ड। ना ना, फर्स्ट का पहले बताओ, दूसरा बाद में। फर्स्ट का राइटवर्ड देखते हैं, लेफ्टवर्ड। अच्छा चलो, वी हैव बोथ। राघवेंद्र, फर्स्ट वन इज आउटवर्ड। भाई करंट तो वायर के अलोंग ही मूव करेगा ना, या तो राइट या तो लेफ्ट वायर में करंट जा सकता है। आउटवर्ड इनवर्ट तो कोई चांस ही नहीं है। तो मेजॉरिटी लोग जो कह रहे हैं वो राइटवर्ड्स कह रहे हैं, ठीक है। पता नहीं स्ट्रेन ने डाउनवर्ड्स कहां से कहा, दूसरे वाले का होगा शायद, बट चेक करते हैं। तो मैं पहला फिंगर फील्ड के लग रखूंगा। फील्ड क्या है? क्रॉसवर्ड। क्रॉस का मतलब इनसाइड। दूसरा फिंगर ये क्या है? मोशन शो करता है। मोशन किधर हो रहा है? ये फिंगर अपने आप शो नहीं कर रहा है क्या? फिंगर क्या है? राइटवर्ड है क्या? क्या सबको क्लियर है? ये फिंगर क्या शो कर रहा है? राइटवर्ड। राइटवर्ड। सबको क्लियर है? यस सर। युविका क्लियर है? विशाल, विकास, शुभम, श्रुति, संचिता, मेधावी क्लियर है? चलो बढ़िया। सो रिस्पॉन्स देते रहो सब लोग ताकि जागे हुए दिखो। पीयूष, आगे बढ़ना है। सेकंड वाला पार्ट बताओ जल्दी से। सेकंड वाला पार्ट, फर्स्ट क्लियर हुआ है। अगेन थंब, दूसरा मोशन। थंब क्या शो का? डाउनवर्ड। क्या सबको क्लियर है क्या? यस सर। डाउनवर्ड, ठीक है। और इसमें क्या होगा? चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर की। क्लियर है? हम इलेक्ट्रिक जनरेटर की बात करने वाले हैं और सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रिक जनरेटर होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक जनरेटर? ठीक है, आई थिंक सबको फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्लियर हो चुका है। हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। हमारे पास दो ही टॉपिक बचा है, जनरेटर और डोमेस्टिक सर्किट। आज आधा जनरेटर पढ़ेंगे और अगले दिन डोमेस्टिक सर्किट खत्म के साथ जनरेटर भी खत्म करेंगे, ठीक है। तो पहला पार्ट है इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या है हमारे पास? तो इलेक्ट्रिक जनरेटर को अगर डिफाइन करें तो इट इज सिंपल डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। दैट इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक जनरेटर। फिर याद करो, मोटर में उल्टा था। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है मोटर, और मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है जनरेटर। क्लियर है? अब प्रिंसिपल क्या है इसका? तो इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन अ स्ट्रेट कंडक्टर व्हेन मूव्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी एक स्ट्रेट कंडक्टर के मोशन की वजह से जो करंट इंड्यूस होता है, इसके प्रिंसिपल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सिंपल, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर? अच्छा, अब कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। अब बोलोगे ये तो देखा देखा लग रहा है। अब बोलोगे तो हम अभी बात सिर्फ और सिर्फ डीसी जनरेटर की करने वाले हैं। मैं क्लियरली बोल दे रहा हूं, हम लोग एसी की बात नहीं करने वाले हैं। हम सिर्फ और सिर्फ डीसी जनरेटर की बात कर रहे हैं। एसी जनरेटर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, डीसी जनरेटर की बात करते हैं। हम डीसी जनरेटर की बात करते हैं तो आखिर इसका कंस्ट्रक्शन में क्या क्या पार्ट्स है? क्लियर है? तो बेसिकली इसके डीसी मींस डायरेक्ट करंट। आयुषी, डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट, ठीक है। यानी जो करंट मिलेगा वो बिल्कुल ही कांस्टेंट करंट मिलेगा। क्लियर है क्या? और करंट का डायरेक्शन हर वक्त पूरे साइकिल में सेम रहेगा। डीसी का मतलब
करंट का डायरेक्शन पूरे साइकिल में चेंज नहीं करेगा, इट इज कॉल्ड डीसी जनरेटर। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। तो आखिर इसके पार्ट्स क्या क्या है समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो पार्ट है ऊपर में देखो, सबसे पहला क्या है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक एक पार्ट्स को लिखते हैं हम लोग। पहला है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। पहला, दूसरा रेक्टेंगुलर कॉइल, और आर्मेचर कॉइल। और आर्मेचर कॉइल, क्लियर है, दो हो गया। आगे बात करते हैं। स्प्लिट रिंग्स। स्प्लिट रिंग्स, दो स्प्लिट रिंग का मतलब क्या होता है, सेमी सर्कुलर रिंग जो दोनों एक दूसरे दोनों क्या डिस्कनेक्टेड हो, क्लियर है, और बीच में क्या लगता है, एक्सेल लगता है, स्प्लिट रिंग्स। क्लियर है, स्प्लिट रिंग्स मेनली यहाँ पे कौन सा यूज करते हैं हम लोग, पी एंड क्यू, पी एंड क्यू। क्लियर है, ये स्प्लिट रिंग पी है तो ये क्या है, क्यू। क्लियर है क्या, ये पार्ट ऊपर का फर्स्ट हैंड पार्ट है, यानी फर्स्ट पार्ट है, ऊपर का पूरा पार्ट हो गया। अब नीचे के पार्ट में देखते हैं क्या होगा। ठीक है, देखते हैं। पहला आता है कार्बन ब्रशेस। कार्बन ब्रशेस, अब आप बोलोगे तो सब कुछ तो था ही वहां पर। ठीक है, इस कार्बन ब्रश को कहते हैं हम लोग एक्स और इसको कहते हैं हम लोग वाई। ठीक है, कार्बन ब्रश। दूसरा गैल्वेनोमीटर, और लास्ट इसके अंदर लगा होता है एक्सेल। क्या सबको इसका कंस्ट्रक्शन क्लियर गया, क्या सबको डीसी जनरेटर का कंस्ट्रक्शन पूरी तरह क्लियर गया। याद रखिएगा, स्प्लिट रिंग सीधे कॉइल से कनेक्टेड है और जो ब्रश है वो नीचे वाले पार्ट से कनेक्टेड है। क्लियर है क्या, ये ऐसा कंस्ट्रक्शन मैं नहीं बता रहा हूं कि आप पहली बार देख रहे हो, ये कंस्ट्रक्शन आपने कर रखा है मोटर में भी, बिल्कुल ये मोटर की तरह है। लेकिन क्या डिफरेंस है सर्किट में, कोई बता सकता है मुझे, कोई एक डिफरेंस जो सर्किट में है, इस सर्किट में है? मुझे बताओ, डीसी मोटर और डीसी जनरेटर के डायग्राम में क्या एक सिंगल डिफरेंस है? कार्बन ब्रश, श्रुति कार्बन ब्रश दोनों में था, कार्बन ब्रश तो उसमें था। श्रेया हैज गिवन करेक्ट आंसर, गैल्वेनोमीटर, बिल्कुल। वहां पे बैटरी था, यानी करंट देने वाली डिवाइस थी। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है, करंट डिटेक्ट करने वाली डिवाइस। शिक्षा एक्सेल तो उसमें भी लगाते हैं, शिक्षा एक्सेल तो उसमें भी हम लोग स्प्लिट रिंग्स के बीच में लगाते हैं, वही तो घूमता है जिससे हमको मैकेनिकल एनर्जी मिलता है। क्लियर है क्या? यस सर। बढ़िया, तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन। क्लियर है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट, वो क्या है, रोटेशन। क्लियर है, वो है रोटेशन, सॉरी वो है इसका वर्किंग। हम बात करने वाले हैं इसके वर्किंग के ऊपर। ठीक है, हम इसके वर्किंग में बात करेंगे, देखिए वर्किंग की बात करते हैं। ठीक है, वर्किंग में समझो, तो मैंने नॉर्थ साउथ है, एक कॉइल लगा हुआ है, कौन सा कॉइल है, ये ए, ये क्या है बी, ये क्या है सी, और ये क्या है डी। ठीक है, इसके बाद कौन किससे कनेक्टेड है, क्यू पी, स्प्लिट रिंग पी क्यू। ठीक है, फिर क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई। क्लियर है, और ये गैल्वेनोमीटर लगाना था अपने को, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, और यहाँ भी क्या लगेगा, गैल्वेनोमीटर। फिगर ध्यान नहीं दिया, फिगर गलती बन गई। क्लियर है, गैल्वेनोमीटर लग गया, सही है। अब इसको देखते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया कि हम क्या कर रहे हैं कि हम एक एक्सेल बीच में लगाए,
ठीक है, और इस एक्सल के थ्रू हम इस पूरे कॉइल को क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। सब लोग देखो, हमने क्या किया, इस कॉइल को रोटेट करना शुरू किया। रोटेट करने का मतलब क्या है, रोटेट करने का मतलब कि कॉइल क्या घूमने लगा, AB भी मूव करने लगा और CD भी मूव करने लगा। तो अपने पास ABCD में 4 वायर्स हैं, चारों वायर्स क्या होने लगा, मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने लगा। तो आपके मन में एक सवाल आना चाहिए, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चारों वायर में होना चाहिए। क्लियर है क्या सब लोग? मैंने बोला कि अपने 4 वायर्स है, चारों क्या रोटेशन की वजह से चारों में करंट इंड्यूस होने की कोशिश करेगा। क्लियर है क्या? यस सर। लेकिन BC वाला क्या फील्ड के अलॉन्ग रखा हुआ है क्या? क्या AD भी फील्ड के अलॉन्ग है क्या? तो क्या BC और AD में कोई करंट इंड्यूस होगा क्या? नहीं होगा ना। नो सर। No current will be induced in BC and AD. BC और AD में कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा। खैर चलो अब आगे बढ़ते हैं, कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। अब हमने क्या किया, रोटेट करना शुरू किया। तो क्या जब हम रोटेट करना शुरू करेंगे तो क्या ये AB किधर मूव करेगा, आउटवर्ड्स मूव करेगा क्या, और CD किधर मूव करेगा, डाउनवर्ड्स। क्लियर है क्या? AB मूव करेगा आउटवर्ड्स एंड CD मूव करेगा डाउनवर्ड। क्लियर है क्या? AB ऊपर की तरफ, कॉइल ऐसे है, ऊपर रोटेट करेगा ऐसे, तो AB क्या होगा, ऊपर की तरफ जाना चाहेगा और CD क्या होगा, नीचे की तरफ जाना चाहेगा। क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. अब एक काम करते हैं, AB वायर को यस सर। क्यों ना इसमें इंड्यूस्ड करंट निकालने की कोशिश करते हैं। तो गौर से देखो, फील्ड किधर है, फील्ड किधर है, इधर है। मोशन किधर हो रहा है, आउटवर्ड। गौर से देखिएगा, मोशन क्या हो रहा है, आउटवर्ड। तो ये फिंगर क्या शो करेगा, करंट इंड्यूस करंट किधर होना चाहिए, ऊपर की तरफ होना चाहिए क्या? यस सर। अभी हमने क्या इसका एग्जांपल किया था क्या, कि इंड्यूस करंट कितना किधर होगा, अपवर्ड। इज इट क्लियर क्या? फ्रॉम A to B। यस सर। CD में देखिए गौर से, AB जब ऊपर जा रहा है तो CD क्या होगा, नीचे जाएगा। AB जब ऊपर जाएगा तो CD किधर जाएगा, नीचे जाएगा। गौर से देखते हैं ऐसे, तो हम फिंगर क्या शो कर रहा है, नीचे क्या, डाउनवर्ड। क्या हो रहा है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है क्या? No, sir, आ रही है. आ रही है सर। क्या सबको क्लियर हुआ क्या कि Yes, AB sir. में Yes, होगा upwards और CD में Yes, करंट sir. होगा डाउनवर्ड्स। रिप्लाई ऑन चैट, सब लोग चैट पे रिप्लाई करो एक बार। सबको यहाँ तो समझ में आया क्या दिक्कत है? अपने पास 2 वायर्स मूव कर रहे हैं, AB ऊपर की तरफ और CD नीचे की तरफ। ठीक, बढ़िया। यानी क्या हम कह सकते हैं क्या कि इस कॉइल के रोटेशन की वजह से एक करंट इंड्यूस हो गया है, और करंट इंड्यूस कैसे हुआ है, गौर से देखो, A B C D। क्लियर है क्या? ऊपर में करंट इंड्यूस क्या हुआ है, A B C D। और अगर कोई बोले कि गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट किधर जा रहा है, तो क्या बोलोगे, ऐसे जा रहा है क्या? क्या कह सकते हैं क्या, गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट कैसे इंड्यूस हुआ, Y2X। क्लियर है क्या सबको? गैल्वेनोमीटर Yes, में जो sir. करंट वो क्या हुआ, Y2X। इज इट फाइन टू ऑल ऑफ यू? पहला हाफ अगर क्लियर है, फर्स्ट हाफ रोटेट, ठीक है। सेकेंड हाफ में क्या हुआ, आफ्टर हाफ ऑफ द रोटेशन ये A यहां चला गया, B यहां चला गया, C यहां आ गया और D यहां आ गया, और कॉइल अभी भी ऐसे ही रोटेट कर रहा है। कॉइल अभी भी क्या हो रहा है, ऐसे ही रोटेट कर रहा है, ओमेगा रोटेट कर रहा है। तो अब इस केस में क्या आपको ऐसा दिख रहा है क्या कि अब इस केस में DC ऊपर आ रहा है? तो अगर DC ऊपर आ रहा है, अगर ये DC ऊपर आ रहा है तो करंट कितना होगा DC में, अपवर्ड्स। और जो BA है वो नीचे जा रहा है, तो करंट क्या होगा, Downward. क्लियर है क्या? तो क्या हम एक बात कह सकते हैं क्या कि आफ्टर हाफ रोटेशन ऊपर के रेक्टेंगुलर कॉइल में करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, अब पहले ABCD था, अब क्या है, DCBA। यानी ऊपर के सर्किट में क्या करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया आफ्टर हाफ रोटेशन क्या? Yes, sir. ये कौन किया, इसने किया, ये स्प्लिट रिंग्स। आप लोग देखो, आप लोग का नेटवर्क ठीक नहीं है तो आप लोग चैट का यूज ज्यादा करने की कोशिश, ठीक है, नेटवर्क ठीक नहीं है।
तो मैंने बोला कि अब करंट का डायरेक्शन पहले ABCD था, अब DCBA हो गया। तो क्या हम कह सकते हैं कि आर्मेचर कॉइल में करंट का डायरेक्शन हाफ रोटेशन के बाद रिवर्स हो गया है? लेकिन गैल्वेनोमीटर में देखो, पहले भी गैल्वेनोमीटर में Y2X जा रहा था, अभी भी क्या हो रहा है, ये P और ये Q है, अभी भी Y2X जा रहा था, अभी पहले भी जा रहा था, अभी भी क्या है, Y2X ही जा रहा है। यानी गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है। तो गैल्वेनोमीटर क्या सेम रीडिंग शो नहीं करेगा क्या? क्या गैल्वेनोमीटर का जो रीडिंग होगा वो पूरे साइकिल के लिए सेम डायरेक्शन में नहीं होगा क्या? क्लियर है क्या? इसी तरह के करंट को कहते हैं डायरेक्ट करंट। ऐसा करंट जिसका वैल्यू जो होता है डायरेक्शन चेंज, या करंट जो होता है वो डायरेक्शन चेंज नहीं करता आफ्टर हाफ रोटेशन या आफ्टर सम पार्ट ऑफ रोटेशन। इस तरह को कहते हैं हम लोग डायरेक्ट करंट। क्या यहां तक समझ में आया क्या वर्किंग? Yes, sir. क्लियर है क्या? ये अपना वर्किंग है। क्लियर है? वर्किंग अगर हो गया तो मैं बड़े सिंपल सी बात कह रहा हूँ, थोड़ा सा अगर इसको लिखने का तरीका होना हो जाएगा, लिखने का अगर तरीका बनाना होगा तो थोड़ा सा लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, मैं लिखने का तरीका बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एग्जाम में कैसे लिखेंगे। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। हम कॉइल को रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, हम कॉइल को रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, हम कॉइल को रोटेट कर रहे हैं। रोटेट करने की वजह से लिख लेते हैं, पहले लिख दो कंसीडर अ कॉइल kept, coil ABCD kept in a magnetic field क्लियर है? कंसीडर कर दिया है कॉइल को, लिखने का तरीका बता रहा हूँ, टॉपिक समझ में आ गया है तो ठीक है। नाउ लिख लेते हैं ABCD is rotated by the axle in magnetic field. ठीक है, लिखते हैं इन वायर AB, in a wire AB मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर लेते हैं। AB is moving outwards. AB is moving outwards. AB is moving outwards. Hence, using Fleming's right-hand rule, using Fleming's right-hand rule, a current is induced along AB. क्या समझ में आया? क्या कहानी कैसे लिखना है? क्या एग्जाम में लिख लोगे क्या? अब यही काम CD के लिए करेंगे और इसी को आफ्टर हाफ रोटेशन एक बार और बना लेंगे। मैं हमेशा कहता हूं कि आप पूरा वर्किंग ये है दो पार्ट में, बिफोर हाफ रोटेशन, एक आफ्टर फर्स्ट हाफ ऑफ रोटेशन, दूसरा क्या सेकेंड हाफ ऑफ रोटेशन। क्लियर क्या? दोनों में गौर से देखिए तो ऊपर वाले कॉइल यानी आर्मेचर कॉइल में करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जा रहा है बाय स्प्लिट रिंग्स, इसीलिए इसको कम्यूटेटर भी कहते हैं। इट रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ करंट आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन, स्प्लिट रिंग, इसलिए इसको कम्यूटेटर भी कहते हैं।
क्या सबको यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। बोलिए। क्लियर है क्या? अगले दिन अगर हम लोग बात जब करने वाले होंगे तो उस दिन हम लोग एसी जनरेटर और डोमेस्टिक सर्किट दोनों एक साथ पढ़ेंगे और खत्म करेंगे। हमने आपको डीसी जनरेटर पढ़ाया जरूर है, लेकिन याद रखिएगा कि एग्जाम में अगर सिर्फ जनरेटर लिखने को आ जाए तो आप एसी का ड्रॉ कीजिएगा, डीसी का नहीं। स्पेसिफाई कर दे कि डीसी जनरेटर की बात हो रही है तब अच्छा है, लेकिन ऐसे हम लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है? तो अगले क्लास में एसी जनरेटर प्लस चैप्टर खत्म। नेक्स्ट वीक हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग लाइट शुरू कर सकेंगे। आयुषी सर आप नोट्स दे देंगे? नोट्स में दे पिछला वाला नहीं दिया हूं क्या आयुषी? आयुषी लास्ट नोट्स नहीं मिला है क्या? मिला है ना? ये भी मिल जाएगा। इसमें आयुषी आप ये तो नहीं बोल रहे हो कि इसके आगे वाले में क्या लिखेंगे? आयुषी आप खुद से लिख सकते हो कॉपी में, ठीक है? अब अगला कंसीडर करना आफ्टर हाउ। देखो आपने अगर सीडी का भी बना दिया तो क्या हो जाएगा? हेंस यू कैन से कि करंट इज फ्लोइंग इन आर्मेचर कॉइल एज ABCD एंड इन गैल्वेनोमीटर एज Y2X। क्लियर है? दोनों का लिखो, गैल्वेनोमीटर Y2X। गौर करना है कि गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए हमें गैल्वेनोमीटर में हमेशा डायरेक्ट करंट मिलता है। डायरेक्ट करंट का मतलब ऐसा करंट मिल रहा है जिसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। गौर से देखिए, गैल्वेनोमीटर में यहां भी Y2X मिला आपने को, यहां भी Y2X मिला है, सॉरी यहां भी Y2X मिला और यहां भी Y2X मिला है। तो गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है, इसीलिए इसको डायरेक्ट करंट कहते हैं। क्लियर है क्या? Is it clear to all of you? This was it for the class today. ठीक है, आज Yes, इतना sir. ही। अगले दिन चैप्टर खत्म करेंगे, ठीक है? और उसके बाद अपन NCERT वगैरह क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमें थोड़ा सिलेबस अगले में से पेश करना पड़ेगा फिजिक्स में, बिकॉज वी मस्ट प्लान टू फिनिश ऑफ सिलेबस अप टू 20 दिसंबर तक खत्म करना है हमें सिलेबस, ठीक है? क्योंकि बोर्ड्स की तैयारी भी है, ठीक है? होप समझ में आया होगा सबको, आया कि नहीं? ऐसे यस सर। चलो बढ़िया, ओके बच्चों, चलो हैव अ नाइस डे, एंजॉय इवनिंग। एक और क्लास है आपकी, आई विल नॉट टेक मच टाइम। मैं नोट्स आपको जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। ओके बाय बाय, आई एम एंडिंग द मीटिंग।